नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी का सीजीपीएससी कोच में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स पर हमारी क्लासेस चल रही थी। हम जो अपना टॉपिक देख रहे थे वो क्या था? एवरेज। लास्ट क्लास में हमने जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों, उसका नाम था एवरेज अर्थात औसत। ठीक है। तो उसमें लास्ट क्लास में हमने उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। और औसत के अंतर्गत उस टॉपिक के अंतर्गत हमने 4 या 5 प्रकार के टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, है ना? उसके बाद में चलिए अब क्या कर रहे हैं, आज की हमारी औसत पर दूसरी क्लास है दोस्तों। क्या है, आज हमारी जो औसत पर है वो दूसरी क्लास है। देखिए, बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने कवर कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें अपनी लास्ट क्लास में कवर किए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके पूरे जो मैथ्स का सिलेबस है किसका? आपका छात्रावास का बात करनी है। यदि शिक्षक भर्ती में भी आपका ये टॉपिक रहेगा और आपके छात्रावास में भी है, और लगभग लगभग हर एग्जाम में आपका ये एवरेज टॉपिक होता ही होता है, तो बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। समझने वाली बात यह है कि पूरे मैथ्स का सबसे आसान, सबसे इजी टॉपिक्स में से दोस्तों ये एक टॉपिक होता है आपका एवरेज, और यहां से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और क्योंकि इस बार हमारे छात्रावास की बात कर लें यदि, तो इसमें मैथ्स का वैसे ही हमारे क्या है, पोर्शन थोड़ा कम है, कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी काट दिया गया है। तो इस बार जो एवरेज है यहां से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो तो इंपॉर्टेंट थे ही थे दोस्तों। आज की क्लास इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके एवरेज से यदि 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं तो एक क्वेश्चन कौन सा आएगा जरूर रूप से, तो वो होता है आपका संख्या पद्धति पर आधारित औसत का प्रश्न। अर्थात कैसा? क्रमागत 7 संख्याओं का औसत यदि इतना है तो बताइए पहली संख्या क्या होगी? प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होता है? क्रमागत 8, क्रमागत 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इस प्रकार से जो आपका संख्या पद्धति पर आधारित जो आपके मैथ्स के प्रश्न होते हैं, सॉरी औसत के प्रश्न होते हैं, तो वो आपको किसमें देखने को मिलेंगे? आज की क्लास में उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास, औसत की क्लास जो है, एवरेज टॉपिक की जो क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप लोगों को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है। मैं स्टार्टिंग में पहले कुछ दो दो चार टाइप के क्वेश्चन और छूट गए थे, उनको पहले कवर करवाऊंगा, और उसके बाद में जो संख्या पद्धति पर आधारित औसत के प्रश्न होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं जो हमारे कुछ क्वेश्चन और छूटे हुए थे औसत पे, उनको क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो टाइप 1 टाइप 2 करके बताया करिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूं, मुझे बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब आगे की जो भी क्लासेस होंगी मैं आपको उसमें बिल्कुल 100% आपको बताऊंगा कि ये आपका टाइप 1 टाइप 2 है ना, कितने टाइप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, यदि मैंने आपको ऐसा नहीं बताया है, इसमें सहूलियत होती है, लेकिन लगभग लगभग मैं क्या कर रहा हूं, यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जिस बुक को आप फॉलो करते हैं, सपोज आपके पास में SD यादव की बुक है, तो आप देखिएगा मैं कुछ उसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ। मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया भी है कि दोस्तों कई बार मैं SD यादव बुक के आपको प्रश्न सॉल्व भी करवाता हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि जब आप उस बुक को देखें तो आपको कंपेयर करते बने कि जो बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो बिल्कुल अच्छा मेथड है, सही सही मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, तो आपको सहूलियत किसमें हो रही है? जो बुक का मेथड है उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक में आपको कम से कम 20 से 25 आपको उसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं SD यादव की बुक में। आप यदि देख रहे होंगे, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, यदि आपने मेरा SI साधारण बैच का टॉपिक पढ़ा होगा दोस्तों, तो मैं केवल 1 से 2 फॉर्मूले पे मैंने पूरे टॉपिक को कवर करवाया है। ठीक है। तो इसीलिए आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 नहीं लिख रहा हूं, तो आपको बुक को देखना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों कि मैं लगभग लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को अपनी क्लास में कवर करवा रहा हूं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि यदि आप लोगों को क्लास देखते समय किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आ पाता है, तो बाकायदा दोस्तों आपको कमेंट करना है कि हाँ सर, मेरे को इस प्रश्न में ये समझ में नहीं आया। इसका समाधान ये निकलेगा कि जो मेरी अगली क्लास होगी तो दोस्तों मैं आपके बिल्कुल आपकी एक क्या, यदि 50 स्टूडेंट की भी यदि कोई क्वेरी होगी ना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, वहां समझ में नहीं आया, तो मैं सबका समाधान करूंगा अपनी क्लास में, भले ही मेरी जो अगली क्लास हो वो 2 या 3 घंटे की क्यों ना हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो आपको बकायदा कमेंट करना है कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है, तो भी कमेंट करना है, और यदि कुछ समझ में नहीं भी आता है तो भी आपको कमेंट करके बतलाना है। चलिए, तो देखिए क्या बोल रहा है ये जो प्रश्न, क्या बोल रहा है? तो दोस्तों, जब 12 व्यक्तियों के, ये के लिखा हुआ है, जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 किलो वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात क्या, रिप्लेस किया जाता है, तो
तो इनके औसत वजन में 3.5 किलोग्राम अर्थात 3.5 केजी की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने से या उस व्यक्ति या किसी नए व्यक्ति के आने से उसके औसत में क्या परिवर्तन पड़ता है। दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि समूह से किसी व्यक्ति के जाने से या किसी व्यक्ति के आने से समूह के औसत वजन में या औसत उम्र में या औसत रन रेट में क्या अंतर पड़ता है। दोस्तों ये उस पर आधारित क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं इसको अपन। देखो क्या बोल रहा है कि 12 व्यक्तियों का एक समूह है, 12 व्यक्तियों का, 12 व्यक्तियों का क्या है, समूह है। और ये कह रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति, किनमें से, इन 12 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति जो कितना है, 58 किलोग्राम का है, यह व्यक्ति इस समूह से बाहर निकल जाता है और उसके बदले में एक नया व्यक्ति आता है। अर्थात ये जो आपका 58 किलो वाला व्यक्ति है, ये क्या हो रहा है, ये आपका बाहर निकल रहा है और इसके बदले में एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है। सपोज हमने उसको नाम दे दिया के। ये क्या हो रहा है, उसके बदले में 58 किलो वाले व्यक्ति के बदले में, के प्रतिस्थापन में या उसके रिप्लेसमेंट में, ये 58 किलो वाला व्यक्ति इस 12 व्यक्तियों के समूह से बाहर निकल रहा है और कौन आ रहा है, आपका के अंदर आ रहा है। हमने क्या उसको नाम दे दिया, जो व्यक्ति आ रहा है उसको नाम के दे दिया। तो हो क्या रहा है कि जो इन 12 व्यक्तियों का पहले औसत था, जो इन 12 व्यक्तियों का पहले औसत था, माना दोस्तों ये करना क्या है, तो देखिए इसको समझिए क्वेश्चन में, माना कि इन 12 व्यक्तियों का औसत, माना ऐसा लिख लेना है आपको। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो आपको एग्जाम में लिखना थोड़ी ना है सब कुछ, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पास लिख रहा हूं। माना कि 12 व्यक्तियों का औसत कितना है, x है। अब क्या होता है कि इस ग्रुप में से यदि एक 58 किलो वाला व्यक्ति बाहर निकल जाता है और उसके बदले में एक दूसरा व्यक्ति अंदर आता है, तो होता क्या है कि जो उनका शुरुआती औसत था, इस औसत में, किसमें, x में 3.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इस व्यक्ति का वजन कितना है। तो दोस्तों देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें यह देखना है कि हमको यहाँ पास क्या औसत दिया हुआ है, हमको यहाँ औसत नहीं दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक नए व्यक्ति के आने से औसत में इतनी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको शुरुआती औसत 12 व्यक्तियों हो या 15 व्यक्तियों या कुछ भी आपको दिया हुआ हो, आपको एक शुरुआती औसत क्या है उसको आपको मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो हमने यहाँ पास क्या कर लिया कि माना कि हमारे पास में 12 व्यक्तियों का औसत कितना था, 12 व्यक्तियों का औसत वजन x किलोग्राम था, ये हमने मान लिया। अब आप देखो 12 व्यक्ति हैं और उनका औसत कितना है, x है। तो बताओ कि इनका 12 व्यक्तियों का योग कितना होगा, इनके वजन का योग कितना होगा। 12 व्यक्तियों का यदि औसत x है तो इनका योग कितना होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज बराबर क्या होता है, दी हुई संख्याओं का योग अर्थात क्या, सम, और क्या होता है बताओ मेरे को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कुल संख्याएं, टोटल नंबर। अब आप यहां से बताओ कि यहां हमने क्या मान लिया है, इन 12 व्यक्तियों का औसत वजन हमने x किलोग्राम मान लिया है। तो हमने यहां बस क्या इसको x मान लिया है, औसत क्या आपका x, इसको हमने x मान लिया है ना। हमको क्या निकालना है, सम, हमको सम निकालना है। और टोटल नंबर कितने हैं, अर्थात कुल राशियां कितनी है, अर्थात 12 व्यक्ति हैं, तो ये 12 हो गए। तो यहां से आप सम निकाल लोगे तो क्या होगा, सम बराबर क्या होगा, योग, सभी के 12 व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा, तो 12 गुणे x कर दोगे, ये ठीक है। तो दोस्तों यहां पास देखो कितना हो गया, तो 12 व्यक्तियों का योग कितना हो गया, 12 व्यक्तियों का यहां से योग आ गया 12x। यहां तक क्लियर हुआ। अब समझना क्या बोल रहा है कि इसमें से, किसमें से, 12 व्यक्तियों का योग, अब क्या हुआ, इसमें से एक 58 किलोग्राम के व्यक्ति को बाहर निकाल दिया, तो क्या कर दो, -58। देखो ये 12x क्या है, इन 12 व्यक्तियों का कुल वजन है, कितना, 12x। अब क्या हुआ कि इसमें से एक को 58 किलोग्राम वाले व्यक्ति को बाहर निकाल दिया और एक नए व्यक्ति को इसमें ला दिया। तो बताओ अभी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, देखो ये 12 व्यक्तियों का कुल वजन था, अर्थात कितने, 12 व्यक्तियों का। इसमें से एक को निकाला और एक को अंदर किया, तो अभी भी क्या आपके 12 ही रहेंगे ना।
तो क्या कर दिया, देखिए दोस्तों, ये आपके 12 व्यक्तियों के ग्रुप का जो कुल वजन था 12x था, इसमें से 58 किलो वाला बाहर चला गया और एक व्यक्ति नया आ गया, उसका वजन हमसे पूछ रहा है, हमको पता नहीं, तो हमने क्या उस व्यक्ति का नाम दे दिया के। तो जब ऐसा होता है तो आपको क्या मिलता है, आपको परिणाम मिलता है कि जो उनका शुरुआती औसत था उसमें क्या होता है, उसमें 3.5% किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दोस्तों किसमें होती है, उनके औसत में, क्या बोल रहा है, देखिए उनके औसत वजन में, ये औसत वजन में। तो दोस्तों यहां पास क्या देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, योग है, ये योग है। ये बराबर नहीं लिखा है दोस्तों, यहां पास देखना, मैं बता रहा हूं, ये जो आपको मैं एरो से बताना चाह रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है परिणाम, कि परिणाम क्या हो रहा है। ये क्या है दोस्तों, बराबर नहीं लिखा है, यहां मैंने लिखा है परिणाम। यदि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 12x था, उसमें से एक 58 किलो वाला चला गया तो माइनस कर दिए, और प्लस कर दिए क्यों, क्योंकि एक नया व्यक्ति आ रहा है, अर्थात उसको हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया के। हमको इसका वजन नहीं पता तो हमने क्या लिख दिया, के किलोग्राम। ये क्या है आपका सारा कुछ, ये जो आपकी क्वांटिटी है किसमें है, ये आपके किलोग्राम में है। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि आपके शुरुआती औसत में 3.5 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये है आपका औसत, ये आपका औसत है। ये क्या है आपका, ये क्या है, औसत। और ये क्या है, 12 व्यक्तियों के जो वजन था, एक गया और दूसरा आया, तो ये आपका किलोग्राम क्या है, कुल टोटल वजन, कुल वेट। अब आगे समझना, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, देखो यहां तक आया, तो देखो यहां पास ये क्या है, आपको ये क्वांटिटी आपको औसत दी हुई है और ये क्या है, आपको योग दिया हुआ है। तो अब आप बताओ, ये योग में आप यदि, ये क्या है, आपके 12 व्यक्तियों का योग है, किसी के जाने और किसी के आने के बाद ये आपके पास में फाइनल डेटा आ गया। तो यदि आपको योग दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या करोगे, ये किनका है, 12 आदमियों का योग है, और यदि आपको इसको औसत में बदलना है तो क्या कर दोगे, इसमें 12 व्यक्तियों का भाग दे दोगे, अर्थात क्या कर दोगे आप, देखो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में इक्वेशन, ये हो जाएगा 12x माइनस 58, और ये क्या, के। ये क्या है, 12 व्यक्तियों का योग है, कब, एक 58 किलो का व्यक्ति बाहर निकल गया और दूसरा व्यक्ति अंदर आया जिसका वजन कितना है, के किलोग्राम है, उसको हमने के मान लिया है। ठीक है, ये से किसमें है, योग है। यदि हमको योग को औसत में बदलना है तो क्या कर देंगे, कुल संख्या का भाग दे देंगे, कुल कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये अब क्या हो गया, ये आपका बन गया औसत। ये क्या बन गया आपका औसत, ऊपर क्या है, योग है, और नीचे क्या है, कुल संख्या, अर्थात 12 व्यक्ति। अब ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कि x प्लस 3.5 की। ये बोलो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत में 12 व्यक्ति थे, औसत x था, उसमें से अब क्या हुआ, तो कुल योग 12 व्यक्ति थे, औसत x था, तो उनका कुल वजन कितना हुआ, 12x हुआ। अब 12x तो कुल वजन था, इसमें से क्या कर दिया, ये क्या है, 12x दोस्तों, ये वजन है, 12x है ना, ये क्या है आपका वजन है। इसमें से 58 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकल गया और एक दूसरा व्यक्ति आ गया, तो परिणाम क्या मिलता है कि कुल औसत में 3.5 की वृद्धि हो जाती है। तो ये हमको इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गई, क्या हुआ कि एक 58 किलो का व्यक्ति बाहर निकला और एक व्यक्ति अंदर आया, तो ये क्या हो गया, कुल वजन हो गया, किसी व्यक्ति के जाने और आने के बाद में कुल वजन, अर्थात उनके सभी 12 व्यक्तियों का वजन का योग, टोटल वेट। ये क्या है आपका टोटल वेट अर्थात योग है। यदि आपको इसको औसत में बदलना है तो क्या कर दोगे, कुल संख्या का भाग दे दोगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, औसत मिल जाएगा, और जो ये किसके बराबर है, आपके x प्लस 3.5 के बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको k की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है, सॉल्व करिए इसको। तो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x, ये हो जाएगा आपका 58, ये हो गया आपका k, ये 12 का गुणा आप इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों ये हो जाएगा 12x, 12 का गुणा आप 3.5 में करोगे तो कितना होगा, करो कैसे करोगे, 12 तिहाई 36 और 12 का आधा 6, कितना हो जाएगा दोस्तों, 42। गुणा करते आता है डायरेक्टली आपको, नहीं करते आता हो तो सीधे देखो बता रहा हूं यहां पर समझना। यदि आपको 12 में 12 का 3.5 में गुणा करना है तो दोस्तों बताओ कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप इस 3.5 को कैसे लिख दोगे, आप इसको 12 गुणे 3 घन 0.5 लिख सकते हो,
12 यानी 36, 12 में 0.5 से गुणा होगा तो कितना होगा, 12 पंचे 60, और दशमलव है तो क्या हो जाएगा आपका एक यहां पास इस टाइप से, तो ये कितना आ गया 6, तो 36 6 42, ठीक है, 36 6 क्या हो गया 42, ठीक है। तो अब आगे देखना, तो ये देखो यहां से ये 12x और ये 12x कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, यदि आप इस 12x को यहां लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब ये जो आपका -58 है, इसको आप इस तरफ ले आते हो तो k बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 42 + 58, कितना हो गया k बराबर, आपका k बराबर हो गया यहां से कितना 100, अर्थात जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन कितना है 100 किलो, ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहां से। चलिए नोट करिए इसको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये टाइप है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनता है, इसीलिए मैंने इसमें आप लोगों को बहुत समय लिया समझाने में, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को मैंने आपको कम से कम 3 बार रिपीट किया है ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए ठीक है, आइए अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन। दोस्तों ये भी आपका एक नया टाइप बनता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बार बार टाइप टाइप नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किया था अब ये एक नया क्वेश्चन आ गया है, और मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं दोस्तों कि अब ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है ना, ये सब बुक के लिए रहता है, बुकों में समझना आसान रहता है, और कई लोग आपको बताते भी होंगे, कोई बात नहीं, मैं भी आपको आगे बतलाऊंगा, पर अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि आपके पास में कोई ना कोई तो आपके पास में मैथ्स की बुक होगी ही होगी, तो आप उस मैथ्स की बुक में जाके देखिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ बेसिकली क्या है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। अब हर टाइप के 5 5 6 6 क्वेश्चन तो मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा नहीं, यदि ऐसा करवाने में लग गया तो दोस्तों आपके कम से कम 8 8 दिन तो केवल एक ही टॉपिक चलेगा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन क्वेश्चन को पिक करूं कि हर टाइप से यदि मैं एक दो क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाता हूं तो वो आपका टॉपिक या वो आपका टाइप कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये आपका आगे दोस्तों नया क्वेश्चन एक इस पर आधारित है, जो आपका दोस्तों आपने देखा होगा ना कि क्रिकेट की पारियों पर आधारित प्रश्न आता है कि एक जो बैट्समैन है वो 11 पारियों में इतना रन बनाता है, 12 पारियों में इतना रन बनाता है, तो दोस्तों ये उसी टाइप पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। एक बल्लेबाज अपनी 12 पारी में अपनी 12वीं, है ना, देखिए एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, 63 रन बनाता है ये क्या है 63 रन बनाता है, जिससे कि वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, अतः उस 12वीं पारी के उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन को लिखिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं, ये आपका 12th है ना, ये क्या है आपका 12th देखिएगा, ये क्या है आपका 12वीं, अर्थात आपका ये 12th इनिंग में, पारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी 12th इनिंग में अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बनाता है, जिससे कि वह अपनी औसत रन संख्या में, जो उसने औसत उसका जो रन रेट है उसमें 2 की वृद्धि कर लेता है, अतः उस 12वीं पारी के बाद जो उसकी जो 12th इनिंग्स है, जो अपनी वो 12th इनिंग खेल रहा है, पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद, जब वो अपनी 12वीं पारी खेलेगा, अपनी 12वीं इनिंग खेलेगा, उसके बाद का औसत पूछ रहा है, अर्थात क्या, देखिए समझना यहां पास से बात किसकी कर रहा है, वो 12वीं पारी, अपनी 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए दोस्तों, आप बताओगे 63 उसने रन बनाए, अर्थात यदि वो अपनी 12वीं पारी खेल रहा है, इसके पहले वो कितनी पारी खेल चुका होगा दोस्तों, इसके पहले वो 11 अपनी पारी खेल चुका होगा, ये आपको क्लियर हो रहा है। अब क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, आपसे बात कर रहा है कि वो अपनी 12th इनिंग में 63 रन स्कोर करता है, अर्थात यह है कि यदि वो 12वीं पारी खेल रहा है, इसके पहले वो कितनी पारी खेल चुका है, 11 पारी खेल चुका है, तो माना कि 11 पारियों में आपको क्या करना है कि 11 पारियों में, माना कि 11 पारियों में औसत औसत रन कितना था, हमने इसको x मान लिया, 12वीं पारी खेल रहा है, उसके पहले कितनी पारी खेला होगा, 11 पारी खेल चुका होगा, तो माना कि क्या करना है आपको, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आपको इस तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को। तो क्या करते हैं कि माना कि 11 पारियों में उसका
औसत रन कितना था, x था। ठीक है, तो यदि 11 पारियों में औसत रन x था तो कुल कितना हो गया, बोलो कुल रन कितना हो जाएगा आपका, यहां आ जाएगा 11x। ये आपको क्लियर हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 12वीं पारी में कितना खेल लिया आपका, कितना बनाया, 63 रन बनाया। तो देखो 11 पारियों में कुल रन कितना है आपका, एक 11x रन। ये क्या है आपका कुल रन, 11 पारियों के बाद में कुल रन कितना है 11x। अब खेला 12वीं पारी, उसमें कितना बनाया, 63 बनाया। तो 12 पारियों के बाद कितनी, 12 पारियों के बाद में उसका औसत कितना होगा बताओ आप मेरे को। तो देखो 11 पारियों का योग कितना है 11x। तो अब मेरे को बताओ आप 12 पारियों का, अर्थात 12 पारियों का योग, 12 पारियों का बताओ योग कितना होगा। तो आप क्या बताओगे, देखो 11 पारी तक का योग कितना था, 11x रन था, 11x। और 12वीं पारी में कितना बनाया, 63 बनाया। तो ये क्या हो गया आपका, 12 पारियों में कुल योग, अर्थात 12 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं दोस्तों, 11x प्लस 63 रन। 11x प्लस 63 रन क्या बनाया उसने अपनी 12 पारियों में बनाए। चलिए अभी समझिएगा कि देखो 12 पारियों का योग कितना आ गया, 11x प्लस 63, 63। ये क्या है आपका योग, 12 पारियों का कुल रनों का योग है। तो बताओ मेरे को औसत क्या होगा, यदि आपका, समझना मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं ना दोस्तों ना, ये मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, इस सीक्वेंस को आप कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने आपको ये बताया 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, अपने 63 रन बनाए थे। तो 12 पारियों तक का उसका योग कितना आ गया, 11x प्लस 63। तो ये कितना है आपका योग है। तो इसका औसत कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 11x, और ये कितना है आपका 12 पारियों का योग है। और 12 पारियों का यदि कुल योग, कुल रन इतने हैं तो उनका औसत क्या होगा, भागे 12। 12 पारियों का योग कितना है, इतना। तो औसत कितना होगा, भाग दे देंगे 12 का। तो दोस्तों इसके परिणाम क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है कि जो उसका, जब वो अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसके, वह अपनी औसत में 2 रन की वृद्धि कर लेता है। तो उसका औसत कितना था पहले, x था, और कितनी वृद्धि कर लेता है वो, 2 की वृद्धि कर लेता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति के जाने और आने से औसत में क्या परिवर्तन पड़ रहा है। यहां समझना कि अगली पारी में खेलने से उसके औसत में वृद्धि हो रही, कमी हो रही है। जो वो अगली इनिंग खेल रहा है, यहां पास क्या कर रहा है, वो 11 पारी खेल चुका है, 12वीं पारी खेल रहा है। तो 12वीं पारी में जो उसने रन बनाए, उस रन बनाने, उस वो जो भी रन बनाए, यहां उसने बनाया है 63 रन। यदि मान लो वो जो भी रन बनाता, उसके 12वीं पारी में रन बनाने से औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया कि 12वीं पारी के बाद में कुल योग कितना है, हमने ये निकाल लिया, और औसत निकालना तो 12 का भाग दे दिया। उससे आपको परिवर्तन क्या देखने को मिला कि उसके कुल औसत में 2 की वृद्धि हो गई। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब करना क्या है, बस यहां तक यदि आपको मिल गया है, ये भी क्या है औसत है, और ये भी क्या है आपका औसत है। बस आपको यहां पर आगे इसको सॉल्व करना है केवल, तो करो इसको। ये कितना होगा, देखो कितना हो जाएगा समझना। ये हो जाएगा कितना, 11x प्लस 63। चलो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, है ना, पहले इसको आप लोग नोट कर लो। या तो यार इसको अब करना ही क्या है, आप लोग खुद ही सॉल्व करो ना इसको, देखो क्या होता है। ये कितना आ गया आपका 11x प्लस 63 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12x। 12x प्लस 12 दूनी का 24। दिख रहा है क्या आप लोगों को, कई बार बोर्ड कटता है, दिख रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 12, ये आपका 24 इधर आएगा, 11 इधर आएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपका 63 माइनस 24, कितना हो गया 13 में से 4 गया, तो कितना हो गया दोस्तों आपका, ये बचा 9, और ये कितना हो गया 3। तो देखो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, क्या है, ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका x। क्या आ गया, ये x बराबर कितना आ गया 39, 39। अब समझना वो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ये जो हमने x निकाला, ये क्या था आपका 11 पारियों का औसत रन था। कितनी, 11 पारियों का। आपसे पूछा क्या है, अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। यही पास क्वेश्चन बिगड़ता है, और आपको ऑप्शन में 39 को भी देगा। तो जो हमने अभी यहां से x का मान निकाला, वो दोस्तों क्या है, वो 11 पारियों के बाद का आपका औसत है, कितना है 39। लेकिन जब वो 12वीं पारी खेलता है
तो दोस्तों क्या होता है कि उसके कुल औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो समझना, पहले क्या था, उसका औसत 39 था, 12वीं पारी खेलने के बाद में क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 और जुड़ जाएगा, तो उसका जो नया औसत होगा वो होगा 41। कितना? 41। उसमें 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो गया आपका, जो 41 दोस्तों आया, ये आपका क्या हो गया, ये नया औसत हो गया। वो कितना हो गया आपका 41, 41। नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोनों ही क्वेश्चन हमको क्या करना है कि पहले हमको शुरुआती औसत क्या था उसको मान लेना है, फिर व्यक्ति के निकलने और आने से क्या परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको नया औसत तैयार करना है। और ये वाले में क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, और इस क्वेश्चन हमने क्या किया कि 12वीं पारी को खेल रहा है, अर्थात इसके पहले वो 11 पारी को और खेल चुका है, तो 11 पारियों में उसका औसत हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्या होता है, जब वो 12वीं पारी खेलता है तो कितने रन बनाता है, वो बनाता है 63 रन। तो 12 पारियों के बाद में कुल रन कितना हो जाएगा आपका, 12 पारियों के बाद में कुल रन कितना हो गया, 11x प्लस 63, अर्थात कितना हो गया आपका 11x प्लस 63। अब क्या होता है कि ये हमारा क्या 12 पारियों के बाद का योग आ गया, ये क्या है आपका कुल योग है, कुल कुल रन है। यदि आपको इसको औसत में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, कुल संख्या से भाग दे दोगे, तो इसको हमने क्या कर दिया, 12 से भाग दे दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, ये 63 जब बना रहा था अपनी 12वीं पारी में तो क्या हो रहा था कि कुल औसत में 2 की वृद्धि हो रही थी, तो ये इसके बराबर हो गया। बस यही आपको इक्वेशन को सेट करना है, पूरे क्वेश्चन का जो जान है, जो पूरे क्वेश्चन की जो आत्मा है, वो यही पॉइंट है केवल। ठीक है, जब आपने ये इक्वेशन बना ली तो बस आगे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको विशेष क्या ध्यान देना है, वो पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा। यहाँ जो आपका एक्स निकलेगा वो क्या है, हमने 11 पारियों का औसत माना था, और 12वीं पारी में जब वो अपना 12वीं पारी खेलता है तो उसके पुराने वाले औसत में 2 की वृद्धि होती है। तो आपका जो पुराना औसत औसत कितना आया था दोस्तों, 39 आया था, और 12 पारी खेलने के बाद में 2 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 2 और जोड़ देंगे तो क्या आ गया आपका नया औसत 41, 41। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये आपका आ गया अगला टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। यहां समझिएगा, ये आपके दिन वाले कि सोम मंगलवार के दिन, सोम मंगल बुधवार का औसत तापमान इतना था, जो आपको दिन और औसत तापमान पर प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो ये वो वाला प्रश्न समझिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं ये वाले। देखो क्या बोल रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है पहले कि सोमवार से बुधवार तक का, सोमवार से बुधवार अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां समझना आपका, सोमवार से बुधवार क्या होगा, देखना, सोम सोमवार से बुधवार मतलब क्या, सोमवार, मंगलवार और आपका बुध, इनका आपका औसत क्या दिया हुआ है, इनको आपका औसत दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोम मंगल बुध का ये आपको औसत दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको योग, तीनों दिन के तापमान का आपको योग निकालना है। तो क्या करोगे आप, इसको जो आपका औसत है उसमें क्या कर दोगे, 3 का गुणा कर दोगे। तो आप क्या करोगे, यहां पास देखना, ये आपका हो गया सोम मंगल, और ये आपका हो गया इधर बुध। ये क्या निकाल रहे हैं, इन तीनों दिनों का हम निकाल रहे हैं योग, योग। तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये आपका 37 गुणा 3, तो कितना हो गया ये दोस्तों, देखो यदि आपको मैं गुणा करना बता रहा हूं, यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। देखो अभी इस 37 में आपको 7 को भूल जाना है, तो बचेगा क्या, 30। 30 में आप गुणा करोगे 3 का तो कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 90। अब बचा क्या, 7। 7 में गुणा करोगे 3 का तो कितना आएगा, 21। तो कितना हो गया आपका ये 111। ये क्या आ गया आपका सोम मंगल और बुध का तीनों दिन का क्या आ गया आपका कुल टेम्परेचर, क्या कुल तापमान, योग। ये हमने क्या निकाला है दोस्तों, यहां हमने योग निकाला है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है आगे, गुरु मंगल से लेके गुरु तक का, तो क्या कर दोगे दोस्तों, मंगल बुध और ये आपका हो गया
गुरु। कितना दिया है आपको इन तीनों दिनों का? ये हमको क्या दिया हुआ दोस्तों? ये दिया हमको औसत। क्या बोल रहा है कि सोम से बुध तक का औसत तापमान इतना, और मंगल से गुरु तक का मतलब क्या? आपको औसत ही बोल रहा है कितना? 34। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? यहाँ आप इसका योग निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं? योग, कुल तापमान। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34 गुणे 3। तो कितना होगा देखो, 3 तिहाई 9 अर्थात 90, और 4 तिहाई 12। तो कितना हो गया यहां से आपका? ये हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा। सबसे अधिक दिक्कत ना इसी को सॉल्व करने में होती है। तो यदि कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि ए बी का 2/3 गुना है, सी डी का 4/5 गुना है, गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, आप इसको ऐसा लिखा करो। क्या बोल रहा है देखो, गुरु, सीधे सीधे आप इसको छाप जाओ। क्या बोल रहा है? गुरुवार। तो यहां पर आपने गुरुवार लिख दिया। अब क्या करना है? बोल रहा है कि सोमवार की तुलना में बात कर रहा है। सोमवार की तुलना में अर्थात क्या? 4/5 रहा। तो गुरुवार लिखोगे और यहां पास क्या कर दोगे? आप इक्वल साइन लगा दोगे। यहां आपने इक्वल साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सोमवार की तुलना में, तो यहां क्या लिख देना? आप सोमवार लिख देना। यह आपने सोमवार लिख दिया। समझना, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में कई बार यहीं पर दिक्कत फंसती है। जब कभी भी आपको ऐसा लिख के देगा ना कि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, तो पहले क्या बोल रहा है? गुरुवार, गुरुवार लिख दिए। फिर क्या बोल रहा है? सोमवार, बराबर लगा के सोमवार लिख दिए। क्या रहा? 4/5 रहा। कुछ नहीं करना है, 4/5 का ये गुणा कर दिए। बस इसका जो फंडा होता है वो ये होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो गुरुवार है, ये मैंने गुरुवार यहां पर लिखा हुआ था, इस सोमवार को मैं इसके नीचे लेकर के आ गया। सोमवार, ये बराबर कितना हो गया? 4/5। यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया? हमने यहां से क्या निकाल दिया? जो हमको यहां पास वो दिया है कि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? गुरुवार भागे सोमवार बराबर कितना है? आपको 4/5 दिया हुआ है। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? इसको आप लोग नोट करो, फिर मैं इसको हटा के आगे सॉल्व करूंगा। अब आप यहां पास एक चीज देखना, या चलो आपने इसको नोट कर लो, ये वाला इक्वेशन को आप नोट कर लो, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। तो हमको यहां पास क्या मिल गया? हमको यहां मिल गया दोस्तों, मैं इसको यहां लिखता हूं, गुरुवार, गुरुवार भागे सोमवार, सोमवार बराबर कितना मिल गया है? 4/5। ठीक है, ये हमको मिल गया है। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, इसी को आगे सॉल्व करेंगे। देखो, अब क्या है यहां से आप समझना। पहला इक्वेशन क्या आपका बना था कि सोम, मंगल और बुध का तापमान कितना था? तीनों का योग कितना था? 111। कितना? सोम, मंगल, बुध का। अब देखो, मंगल, बुध, गुरु को कितना है? 102। यदि मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करूंगा, ये मान लो कि आपका सेकंड नंबर की इक्वेशन है, ये आपकी क्या है? मान लो सेकंड नंबर की इक्वेशन है, और ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है पहले नंबर का इक्वेशन। अर्थात क्या? सोम, मंगल, बुध का कितना है योग? कितना है? 111। मंगल, बुध और गुरु का योग कितना है? 102। यदि मैं पहले में से दूसरे को माइनस करूंगा तो बताओ क्या बचेगा? देखो, पहले में से दूसरे को माइनस करूंगा तो मंगल से मंगल कट जाएगा, और ये बुध से बुध कट जाएगा। तो बचेगा क्या? सोमवार माइनस गुरुवार बचेगा। ये आपको यहां पास क्या मिल रहा है दोस्तों? यहां देखिएगा, ये आपका बच रहा है यहां सोमवार, और माइनस क्या बच रहा है? यहां गुरु। यहां तक क्लियर हुआ? पहले वाले में से सोम, मंगल, बुध का आपको तीनों दिन का योग कितना दिया हुआ है? 111 दिया हुआ है। और मंगल, बुध और गुरु का आपको कितना दिया हुआ है? 102 दिया हुआ है। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका सोमवार बचेगा, और यहां से गुरुवार। तो कितना हो गया? सोमवार माइनस गुरुवार बराबर कितना? 111 माइनस 102। कितना? 111 माइनस 102 कितना आ गया आपका? ये 9। ये क्या आ गया आपका? 9। क्या क्या 9 क्या है? सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है। अब देखो यहां से क्या समझना है आपको, गुरुवार भागे सोमवार बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 4/5 दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पास समझना, ये आपका गुरुवार भागे सोमवार,
बराबर 4/5। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि क्या, गुरुवार बराबर 4/5, सोमवार। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा ही देखा था, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है कौन सी, कि गुरुवार माइनस सोमवार माइनस गुरुवार, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर कितना आपका 9। और यहां हमने क्या निकाली है, गुरुवार बराबर 4/5 सोमवार। तो मैं इस गुरुवार को यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। इस गुरुवार बराबर क्या है, 4/5 सोमवार। तो इस क्वेश्चन में सोमवार माइनस गुरुवार वाले में मैं इस गुरुवार का मान को रख देता हूं। तो दोस्तों देखो कितना आएगा, इसको यदि मैं हटाता हूं तो देखना। तो देखो यहां पास मैं गुरुवार की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कितनी होगी देखो, ये हो जाएगा आपका सोमवार, सोमवार, और माइनस कितना है 4/5 गुरु, गुरुवार बराबर मैंने यहाँ पास क्या ले लिया, 4/5 सोमवार ले लिया। ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ये क्लियर हुआ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4/5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5। यदि आप सोमवार, सोमवार को मान लो आप बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पर समझना। एक तो क्या है, जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मेरे को यहाँ से रिमूव करना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। इसको आपने नोट कर लिया है ना, मैं इस भाग को हटा रहा हूँ, ठीक है। देखना यहां से क्या मिल जाएगा आपको समझना। ये आपका सोमवार बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 इक्वल टू कितना आपको 9 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे, एक 1 माइनस 4/5 को सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, आएगा 1/5। कितना आएगा आपका 1/5। और ये क्या है आपके गुणे में क्या है यहाँ पास, सोमवार बराबर कितना है 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सोमवार कितना हो जाएगा दोस्तों, सोमवार कितना हो जाएगा यहां से आपका 9 पन्ना, ये 5 से गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 45। ये हो गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया आपका, सोमवार आ गया। अब आप यहां से देखो कि यदि आपको सोमवार बराबर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और सोमवार माइनस गुरुवार आपको 9 दिया हुआ है, तो सोमवार की वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे, सोमवार की वैल्यू यहां पुट कर दोगे। तो यहां से क्या है, ये देखो आप यहां समझना, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। सोमवार का कितना आ गया, 45 आ गया। तो बताओ गुरुवार का कितना आएगा, -9 कर दोगे दोस्तों। तो गुरुवार को आपको कितना मिल जाएगा, यदि आप इस वैल्यू में 45 को पुट करते हो तो आपको गुरुवार का आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा 45 माइनस 9, तो कितना होगा बताओ। यहां से ये गया 4 तो 36, तो आपको मिल जाएगा गुरुवार का तापमान, आपको मिल जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आ रहा है समझ में। थोड़ा बोर्ड में जगह कम पड़ गया था, इसीलिए दो तीन बार आपको समझने में दिक्कत हो गया होगा, 2-3 बार मैंने हटा हटा के लिखा हुआ है। फिर भी आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। तो वो क्या था, देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो कितना आ गया हमारा, गुरुवार का तापमान कितना आ गया, 36 डिग्री सेल्सियस। देखिए कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, संडे, मंडे और क्या, ट्यूसडे, सॉरी इसमें संडे नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, सोमवार अर्थात मंडे, ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे। आपको कितना दिया हुआ है, इन तीनों का आपको औसत दिया हुआ है 37। तो तीनों का औसत आपको क्या दिया 37, तो कुल तीनों का योग कितना होगा, टोटल सम कितना होगा तीनों का। तो क्या कर दोगे आप, 37 में गुणा कर दोगे किसका, 3 का, कितना आ गया आपका 111 आ गया। इसका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। सिमिलर आपको क्या करना है, मंगलवार अर्थात क्या आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका थर्सडे। इसका आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका आपको दिया हुआ है 34। तो इसका आप सम कैसे निकाल लोगे, तो गुणा कर दोगे क्या इसमें आप 3 का, तो कितना मिल जाएगा आपको 102। अब क्या करना है कि आपको पहले वाले में से ये देखो, ये क्या है आपको, जो 111 किसका मिला है, ये आपको मिला है मंडे,
ट्यूसडे और वेडनेसडे का। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। क्या कर दोगे, पहले में से दूसरे को माइनस कर दोगे। तो देखो यहां समझना आपका, ये आपका ट्यूसडे और ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे और वेडनेसडे कट जाएगा, तो बचा क्या, मंडे माइनस थर्सडे, अर्थात सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है, बस यही आपको यहां पास लगाना है और आपको एक इक्वेशन यहां से बना के और दे दिया है कि गुरुवार भागे गुरुवार बराबर क्या, 4/5 सोमवार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या है कि इसके लॉजिक को आपको पकड़ना है केवल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्या आता है हमारा, संख्या पद्धति पर आधारित, संख्या पद्धति पर, सेकंड, संख्या पद्धति पर आधारित। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये क्या है, संख्या पद्धति पर आधारित जो आपके एवरेज के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इसको देखिएगा। पहला क्या बनता है यहां से, इसको आप लोग ना नोट डाउन करते जाना। ये क्या है, आपके दो चार फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना है और बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। यदि आपको कहता है, समझना, यदि आपको कहता है कि प्रथम, आपसे कह रहा है प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा। क्या बोल रहा है, देखिए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, क्या आपका नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन, प्रथम एन आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है आपका नेचुरल नंबर का औसत कितना होगा। तो दोस्तों समझना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका, क्या होता है आपका एन प्लस, क्या होता है आपका एन प्लस 1/2। कितना होगा आपका, यहां से ये हो जाएगा एन प्लस 1/2। ये क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसे सपोज आपसे बोल दे कि प्रथम 100, यदि मान लीजिए यहां पर प्रश्न देखिएगा, यदि आपसे कह दे कि प्रथम 100, क्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो बताइए कैसे करोगे आप इसका औसत। देखो हमसे क्या बोल रहा है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, एन प्लस 1/2। हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, एन बराबर कितना है आपका 100, प्लस इसमें क्या कर दिए, 1/2 कर दिए, कितना आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा, 101/2, 101/2 कितना हो जाएगा आपका, ये 50.50, 50.5। ये क्या आ गया, प्रथम आपका 100 संख्याओं का औसत आ गया। सपोज आपसे कह देता कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, यदि हमसे कहता कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 2 3 हो गया। देखना, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं अर्थात क्या हो गया आपका यहां से 1 2 3, इनका औसत कितना होगा। देखो क्या बोल रहा है कि प्रथम 3, तो प्रथम 3 क्या होती है, 1 2 3। चलो इसको चेक करो कि ये हमारा, ये हमारा जो हमारा सूत्र है, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं, चेक चेक करो। प्रथम 3 क्या है, 1 2 3, जोड़ो कितना हो गया आपको यहां से, 3 2 5 और 1 6। ये कितना आ गया, तीनों का एडिशन कितना आ गया, योग आ गया। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3, भाग दे दिए 3 का, कितना आ गया आपका 2। ये क्या आ गया आपका, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का कितना आ गया आपका औसत, कितना आया 2। चेक करो फॉर्मूले से, कितना प्रथम 3 का, तो n बराबर कितना है आपका, यहां से आपका n बराबर 3 है, आपको क्या निकालना है, औसत, एवरेज। तो बताओ क्या था फॉर्मूला आपका यहां से n+1, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 3 + 1/2, कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2। आया समझ में। तो क्या होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1/2। नोट करिए इसको।
चलिए, यदि आपको यहां कह देता, समझिएगा, यदि आपको यहां कह दे, देखो, यदि आपसे यहां कह देता, अब क्या देखना, प्रथम n सम संख्याओं का, सम संख्याओं का प्रथम, अभी हमने क्या देखा था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनकी गणना एक से की जाती है, एक से लेके जितनी आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 से लेके जितनी आप काउंट कर लो, वो सब क्या होती है? आपकी प्राथमिक संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनका 2 से भाग जाए, जिन संख्याओं में जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है? आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। और आपकी विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग ना जाए, जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो ये क्या है? यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम n, आपसे पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n सम प्राकृतिक इवन नंबर का औसत क्या होगा? तो दोस्तों देख रहे हैं यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका फॉर्मूला, यहां से क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका n+1। हमने अब इसके पहले क्या देखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना था? n+1/2। अब क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा? n+1। चलो इसको आप चेक कर लो। यदि मैं आपसे कह दूं कि प्रथम चार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? समझना क्या बोल रहा है। प्रथम 4 का लगाओ फॉर्मूला, तो क्या होगा? आप यहां से 4 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 5। ये हमने किससे निकाल लिया? फॉर्मूला से निकाल लिया। चलो इसको क्रॉस चेक करते हैं। देखो, प्रथम आपकी प्रथम 4 सम संख्याएं क्या होंगी? देखो, पहला क्या हो जाएगा आपका? 2, फिर और क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 6 और 1 क्या होगा? 8। ये क्या हो गई? आपकी पहली 4 प्रथम 4 सम संख्याएं हो गई। अब इन सभी का योग कितना होगा? जोड़ो, तो 6 4 10 और 8 और 2 10, कितना हो गया? आप इनका एडिशन कितना आ गया? 20। यदि आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका इनका एडिशन? 20। ये क्या हो गया? चारों संख्याओं का योग हो गया। यदि आप उसका औसत निकालना है, क्या करोगे? आप इसको 4 से भाग दे दोगे। 4 से भाग दो, कितना आएगा आपको? यहां से 5। देखो, तो कभी भी आपको बोल दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या करना है? यदि आपको बोल दे प्रश्न में कि प्रथम, आपको एग्जाम में पूछ ले कि प्रथम 1922 संख्याओं का, प्रथम 1922 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 1922 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 1922 दिया हुआ है, उसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ आपका उसका जो औसत क्या होगा? 1923 होगा। क्या करोगे? इसमें आप एक और जोड़ दोगे। कुछ भी आपको देखिए, प्रथम 4 संख्याएं, 8 संख्याएं, 12 संख्याएं, तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो गया? सेकंड नंबर का फॉर्मूला हो गया। इसके पहले हमने देखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या था? n+1/2। फिर प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या है? n+1। ठीक है, और उसको हमने क्रॉस चेक भी करके देख लिया। चलिए इसके बाद में देखते हैं, हमने प्राकृतिक पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, अब बचता क्या है आपका? विषम। देखिए बचता क्या है? विषम। देखो, प्रथम n विषम, विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों बताओ यहां क्या होगा? यहां कुछ नहीं करना है, बस आपके फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आपके सम वाले में n+1 था, आपके विषम वाले में क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत दोस्तों n ही होता है। नोट करिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n। नोट करिए इसको और चेक करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए, यदि आपसे कहते हैं परीक्षा में कि प्रथम, चलो लेते हैं, क्या फिर से लेते हैं प्रथम, ये समझ रहे हैं ना दोस्तों? इंग्लिश मीडियम वाले क्या होगा? फर्स्ट, हम क्या ले रहे हैं? सपोज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रथम 4 विषम संख्याओं का
विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग? तो कितना हो गया दोस्तों? 4। किसी भी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। तो हमारे हमारे फॉर्मूले के अनुसार क्या हो गया? 4 आ गया। क्रॉस चेक करते हैं तो बताओ प्रथम 4 विषम संख्याएं क्या होंगी? एक हमने ले लिया 1, और क्या होगा 3, और क्या होगा 5, और क्या होगा 7। चलो इन सबको जोड़ो तो इनका योग कितना आएगा? देखो 7 3 10 और 5 और 1 6, अर्थात कितना आ गया? इन सबका एडिशन कितना आ गया? योग कितना आ गया? 16। संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो औसत कितना आएगा आपका? 4। 16 भागे 4 कितना होगा दोस्तों बताओ? 4। क्रॉस चेक कर लिए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 4 विषम संख्याएं क्या है? 1 3 5 7। इन चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो इन चारों का योग कितना हो गया? 16। तो इनका औसत कितना होगा? 16 भागे 4। क्यों? 4 संख्या है, 1 2 3 4। तो कितना आ गया आपका? औसत 4 आ गया। डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में क्या बता रहा है कि n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने यहां पर से क्या देखा कि प्रथम n, समझना, प्रथम n, बताओ प्राकृतिक संख्या होगा तो क्या होगा? यदि प्राकृतिक संख्या होगा तो क्या होगा आपका? n प्लस 1/2। ये क्या है दोस्तों? हम क्या निकाल रहे हैं? औसत। प्रथम n यदि प्राकृतिक संख्या है तो उनका औसत क्या होगा दोस्तों? उनका औसत हो जाएगा n प्लस 1। यदि क्या है? सम संख्याएं हैं, यदि संख्याएं क्या है? सम है, तो दोस्तों उनका औसत क्या होगा? n प्लस 1। और यदि संख्याएं क्या है? विषम है, यदि संख्याएं क्या है? विषम है, तो क्या हो जाएगा उनका औसत? n। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं क्वेश्चन को। अगला टाइप, चलिए देखिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए यदि आपसे कहता है क्या कि क्रमागत, यदि यदि दो निकटतम, क्या निकटतम संख्याओं का, यदि दो निकटतम संख्याओं का अंतर सदैव समान रहता है। क्या बोल रहा है? यदि दो निकटतम संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है तो दी हुई श्रृंखला का औसत, तो दी हुई श्रृंखला का औसत कितना होता है? ये होता है आपका अंतिम संख्या, अंतिम प्लस प्रथम। ये क्या है? अंतिम प्लस प्रथम, क्या आपका? संख्या, भागे कितना होगा आपका? 2। समझना अब इसका मतलब क्या होता है, पर इसको आप नोट करो। यदि दो निकटतम संख्याओं का अंतर सदैव समान रहता है तो दी हुई श्रृंखला का, जो भी आपको श्रृंखला सीरीज दी हुई है, तो उसका औसत क्या होगा? अंतिम प्लस प्रथम संख्या भागे 2। ये क्या है आपका? उसका औसत। पूरी श्रृंखला का औसत क्या होगा? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या भागे 2। चलिए इस पर आधारित अपन प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या बोलता है? यदि आपसे कह दे कि 1 से लेकर 20 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? चलो आपसे यदि बोल दे कि 1 से 20 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, यहां आप ध्यान देना क्या बोल रहा है? 1 से लेकर 20 तक। चलो इसको हम एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 2 3 4, कहां तक बात कर रहा है? 20 तक।
समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हमारे पास में ना, यदि आपको संख्या पद्धति पता नहीं हो तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए एक क्या होती है हमारे पास में, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेके अब आगे बढ़ते जाओ, 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 20 50 100 1000 तक। अब आपका क्या होता है, एक होता है पूर्णांक, एक क्या होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक संख्या में आप ऋणात्मक संख्या माइनस एक दो जीरो शून्य को और धनात्मक संख्याओं को, पूर्णांक क्या होता है आपका, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या और शून्य का क्या होता है दोस्तों, योग होता है। तो क्या है कि आपको कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो पूर्णांक लिखा है प्राकृतिक लिखा है। यदि आपसे बोल दिया 1 से 20 तक, तो फिर आपको दिमाग बहुत लगाना नहीं है कि यार 1 से 20 तक पूर्णांक मतलब क्या होता है, तो आपको सोचना नहीं है। पूर्णांक का मतलब कुछ नहीं, इतना ही होता है जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक संख्याओं के, इन सभी संख्याओं के योग को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। लेकिन कभी भी आपको प्रश्न में यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने 1 से लेकर 20 तक पूर्णांक बोल दिया है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि वही फिर आपका 1 से 20 तक की काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो 1 से लेकर 20 तक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि निकटतम दो निकटतम संख्याओं का अंतर सदैव समान होना चाहिए। अब आप यहां देखो 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है। 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है। 2 और 1 का अंतर कितना है, 1 है। सभी पदों का जो भी निकटतम अर्थात क्या, दो अगल बगल वाली दो संख्याओं का अंतर कितना है, समान है। सभी का अंतर कितना, समान है। यदि आपको कभी ऐसा बोलता है तो क्या होगा दोस्तों, इसका औसत क्या होगा, अंतिम संख्या या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भागे 2। तो बताओ आपका इस प्रश्न का औसत आप कैसे निकालोगे। देखो आपका यहां से पहली संख्या क्या है आपका 1, अंतिम क्या है आपका 20, तो कितना कर दोगे, 1 प्लस 20 भागे 2 कितना होगा, 21 भागे 2 कितना होगा, 10.5। ये क्या आ गया दोस्तों, यहां से आपका औसत आ गया। नोट करिए। और ये जो दोस्तों फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको आप नोट करो, मैं आपको बहुत बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं इसके बाद में। देखो, ओहो चला गया। देखो क्या था, इसको आपने नोट कर लिया था ना। जो मैंने पिछला दोस्तों लिखा था फॉर्मूला ना, वो किसके लिए था, वो सभी संख्याओं के लिए था, चाहे वो आपकी क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो कैसी संख्या हो, प्राकृतिक हो, चाहे वो सम संख्या हो या वो विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, है ना, या वो पूर्णांक संख्याएं हो, जो भी आपकी संख्या दी हुई हो, यदि उनके दो निकटतम दो पदों का यो अंतर सदैव सदैव समान है तो उनका औसत क्या होता था। यदि उनके निकटतम दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर यदि हमेशा इक्वल है, समान बना रहता है, तो उनका औसत क्या होता है, आपका लास्ट नंबर प्लस आपका क्या पहला नंबर अर्थात फर्स्ट नंबर, और भाग में क्या होगा दोस्तों यहां पास 2, आपका अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या भागे 2। अब यदि आपसे मान लीजिए एक प्रश्न में पूछ लेता हूं, देखिएगा, जैसे आपको पूछ ले कि 4 से 20 के बीच में कितना, 4 से 20 के बीच, 4 से 20 के बीच समस्त सम संख्याओं का, समस्त सम संख्याओं का औसत क्या बोल रहा है, 4 से 20 के बीच समस्त सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो क्या होगा, देखो 4 से चालू करते हैं, 4 से 20 के बीच में, तो क्या होगा, 4 6 8 12 करते करते कहां आएगा, 20 आएगा। अब देखो कि जो निकटतम दो पद है क्या इनका अंतर समान है, भाई 8 और 6 का क्या होगा, 2 होगा, है ना। ये यहां पर 4 6 8 10 और ये क्या होगा आपका 12, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, ये 20 तक जाएगा। अब आप देखो 4 और 6 का अंतर कितना है, 2, 8 और 6 का अंतर कितना है, 2, 8 10 और 2 को 8, 10 और 8 का अंतर कितना है, 2। निकटतम जो भी दो पद है उनका अंतर क्या है, एक समान बना हुआ है। तो हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला, अंतिम पद प्रथम, अंतिम पद धन प्रथम पद भागे 2। प्रथम पद क्या है आपका 4 और अंतिम पद क्या है आपका 20, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 24 भागे 2 बराबर कितना हो गया आपका 12।
तो आपको सम दे दे विषम दे दे, बस आपको क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है कि उनके दो पदों का निकटतम दो पदों का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, क्या समान होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। चलिए, अब आपको बोल दे कि प्रश्न देखिएगा, 5 के प्रथम, क्वेश्चन नोट करिएगा, 5 5 के प्रथम 5 के प्रथम 5 गुणजों का 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, का गुणजों का औसत। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है ये, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए, 5 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां गुणज का मतलब क्या होता है, फैक्टर, उसके गुणनखंड। तो 5 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, देखो, माना कि पहला क्या हो जाएगा, 1। 5 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 का पहला, फर्स्ट, क्या होगा, इधर देखिएगा, 5 का पहला पहला गुणज क्या होगा, देखना, 5 का पहला गुणज क्या होगा, देखो, 5 गुणे 1 बराबर कितना, 5। ये क्या आपका पहला। सेकंड कैसे निकालोगे, सेकंड निकालोगे 5 गुणे 2, कितना हो गया आपका 10। फिर थर्ड कैसे निकालोगे, थर्ड निकाल लोगे आप 5 गुणे 3, कितना हो जाएगा यहां से आपका 15। फिर कैसे निकालोगे फोर्थ, फोर्थ कितना निकालोगे, 5 गुणे 4, कितना हो जाएगा 20। और आपको कितना बोल रहा है, प्रथम 5, तो ये क्या निकाल लोगे, यहां से आप निकाल लोगे क्या, फिफ्थ। फिफ्थ कैसे निकालोगे, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 25। तो 5 के प्रथम 5 गुणज दोस्तों क्या क्या हो गए हमारे, यहां से देखिए, 5 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए, 5, 10, 15, 20 और 25, कितने हो गए, देखो, 5, 10, 15, 20 और 25। आपसे पूछ क्या रहा है, इनका औसत पूछ रहा है। अब देखो, 10 और 5 का अंतर कितना है, 5। 15 और 10 का अंतर कितना है, 5। 20 और 15 का अंतर कितना है, 5। निकटतम दो पदों का अंतर कितना है, एक समान है। कुछ लगाओगे आप फॉर्मूला, पहला पद माइनस अंतिम पद भागे 2। पहला पद क्या है 5, अंतिम पद क्या है आपका 25 भागे 2, कितना हो गया आपका यहां से 25 और 5, 30 भागे 2 कितना आएगा दोस्तों, ये कितना हो गया 25 और 5, 30 भागे 2 बराबर कितना आएगा आपका 15। ये क्या आ गया आपका औसत। तो ये जो क्वेश्चन बनता है कि 5 के प्रथम 5 गुणज, आपको बोल देता है 10 के प्रथम 6 गुणज। तो 10 के प्रथम 6 गुणज यदि आपको बोलते तो आप क्या करते, 10 के प्रथम 6 गुणज का मतलब क्या होता है, 10 का पहला गुणज क्या होता है, 10 गुणे 1 अर्थात 10। 10 का तीसरा गुणज क्या होता है, 10 गुणे 3 अर्थात 30। ठीक है, नोट करिए इसको। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखना इसी का, इसको नोट कर लिए, अभी देखना। यदि आपसे बोल देता प्रश्न में 10 के 12वें गुणज और 18वें गुणज तक का औसत, समझना क्या बोल रहा है, 10 के 12वें गुणज और 18वें गुणज तक का, अर्थात 10 के 12वें गुणज से लेकर के 10 के 18वें गुणज तक के बीच का औसत क्या होगा। तो बताओ मेरे को, 10 का 12वां गुणज क्या होगा, अर्थात 10 गुणे 12। 10 का 12वां गुणज क्या होगा, 10 गुणे 12 बराबर कितना होगा 120। इसके बाद में आप मेरे को बताओ, 10 का 18वां गुणज क्या होगा, ये क्या आ गया आपका 12th, 12वां। ये क्या आपका 10 का 12वां गुणज कितना हो गया 120।
इसी तरह से दोस्तों बताइए मेरे को 10 का 18वां गुणज क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 18 बराबर कितना आपका 180। तो इनके बीच का किनके, ये 120 से लेके 180, ये क्या है 10 के गुणज। तो बताओ 120 के बाद में क्या आएगा, 130 आएगा, फिर क्या आएगा 140 आएगा, ऐसे करते करते कितना आएगा 180 आएगा। तो पूछ रहा है कि 120 से लेके 180 तक के जो 10 के गुणज हैं इनका औसत कितना होगा। तो आपका देखिए यहां पास में सबका अंतर कितना है 10 है, अर्थात दो पदों का निकटतम दो पदों का अंतर कितना है 10 है। पहला पद क्या है आपका 120, अंतिम पद क्या है आपका 180। तो बताओ औसत क्या होगा आपका। तो यहां से आप सर बोलोगे एवरेज होगा पहला पद, पहला कितना है 120, अंतिम कितना है 180, भागे कितना कर दोगे 200, कितना होगा ये आपका 300 भागे 2 बराबर कितना आएगा आपका 150। आया हुआ क्लियर आपको। तो आपको कभी भी बोल दे 10 का गुणज बोल दे, 3 का गुणज बोल दे, पहला का मतलब क्या 3 गुणे 1, 3 का पहला गुणक मतलब क्या 3 गुणे 1, 3 का 15वां गुणक का मतलब क्या होगा 3 गुणे 15। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 10 के 12वें गुणज और 18वें गुणज तक, अर्थात 10 के 12वें से लेकर के 18वें गुणज तक का औसत। तो 120 से लेके 180, इसके बीच में क्या है 130, 40, 50, 60, 70 और 180। तो पहला पद क्या हो गया 120, अंतिम पद हो गया 180, और इनका आप कैसे निकालोगे औसत, पहला धन अंतिम भागे 2। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इस तरह से कुछ आपके नंबर सिस्टम के आधार, नंबर सिस्टम पर आपके संख्या पद्धति पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके औसत में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो उसको भी हमने कवर किया। चलिए आज हमारा औसत का टॉपिक यहाँ कवर होता है। इसके बाद हम चालू करेंगे या तो रेखा और कोण, और या तो हम आपका क्षेत्रफल और आयतन, और सबसे अंतिम में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। यह हो सकता है कि हम पहले हम एलसीएम एचसीएफ कर लें, वो मैं आपको आने वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा एवरेज का टॉपिक औसत यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी आपको दिक्कत हो रही होगी आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को अपने आने वाली क्लास में दोबारा उन क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा, बाय बाय।